आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? देखो सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा तो देश कैसे चलाएंगे? सरकार चलाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स भी चाहिए। सरकार को सरकार भी चलानी है। मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है तो सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। अब महंगाई है तो थोड़ी कमाई लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब मैं सन्यासी होकर 18-18 घंटे मेहनत करता हूँ। तो मेहनत ज्यादा करो भाई, मैं भी सुबह सन्यासी होकर 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ। मेरे पुण्य छोड़े भूखे मर रहे हैं। आज हम बात करेंगे बाबा रामदेव और पतंजलि के बारे में। कुछ टॉपिक कवर करेंगे जैसे कि हरियाणा के एक छोटे से गांव में जन्मे रामदेव ने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बनाया। जब उन्होंने भौतिक संसार को त्याग दिया तो टूथपेस्ट, इंस्टेंट नूडल्स और टॉयलेट क्लीनर क्यों बेच रहे हैं। लगातार विवादों की वजह से पतंजलि आयुर्वेद को कैसे फायदा पहुंचा। मोदी सरकार आने के बाद पतंजलि आयुर्वेद का रेवेन्यू 31,000 करोड़ कैसे बढ़ गया और सुप्रीम कोर्ट ने 14 प्रोडक्ट क्यों बैन किए। शुरू से शुरू करते हैं। जिस रफ्तार से उनके साथ विवाद जुड़ते हैं उसी रफ्तार से उनका बिजनेस भी बढ़ता जाता है। ब्लूमबर्ग क्विंट की रिपोर्ट के मुताबिक रामदेव के पतंजलि ग्रुप ने साल 2020 से 2021 में 26,400 करोड़ रुपए रेवेन्यू जुटाया है। कंपनी का दावा है कि उनकी बिक्री में कोरोना महामारी के दौरान भी 400% की बढ़ोतरी हुई है। 2007 में रामदेव ने पतंजलि योगपीठ की शुरुआत की। इस इवेंट में 15 मुख्यमंत्री आए थे। FMCG सेक्टर में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड 2009 में शुरू की गई थी। इसने हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले और डाबर जैसी स्थापित कंपनियों में खलबली मचा दी। रामदेव ने 50 प्रोडक्ट के साथ शुरुआत की थी जो अब करीब 500 प्रोडक्ट तक पहुंच चुका है। 2012 तक कंपनी का टर्नओवर 450 करोड़ था जो मार्च 2016 तक बढ़कर 5,000 करोड़ हो गया। सिर्फ 4 साल में 11 गुना बढ़ोतरी और अब 2024 में रेवेन्यू 31,721 करोड़ रुपए रहा। रामदेव किसी खास राजनीतिक पार्टी से भले नहीं जुड़े लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी थी। इसकी झलक 2010 में देखने को मिली। उन्होंने राजीव दीक्षित के साथ भारत स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन एक राजनीतिक पार्टी बनेगा और वो सभी 543 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि नवंबर 2010 में राजीव दीक्षित की अचानक मौत हो गई और उनका ये राजनीतिक सपना अधूरा रह गया। 2011 में रामदेव ने अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन ज्वाइन किया। इसके बाद 4 जून 2011 से रामलीला मैदान में उन्होंने अपना भ्रष्टाचार मिटाओ सत्याग्रह शुरू किया। आंदोलनकारियों के खिलाफ आधी रात को दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया। सलवार कमीज पहनकर भाग रहे रामदेव को गिरफ्तार कर लिया गया था। रामदेव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा नरेंद्र मोदी पर जाकर रुकी क्योंकि 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में उन्होंने मोदी के लिए प्रचार किया। 2014 लोकसभा चुनाव में JNU के प्रोफेसर अरुण कुमार और 2 अन्य रिसर्च पेपर के आधार पर रामदेव ने काले धन का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी के लिए ये परफेक्ट स्लोगन साबित हुआ। रामदेव ने PM मोदी के साथ कम से कम 4 रैलियां साथ की। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने फरवरी 2015 में योग से जुड़े चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया। इसका क्रेडिट रामदेव को दिया गया। 2017 की राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के सत्ता में आने के बाद राज्य सरकारों के साथ लैंड डील में पतंजलि को 336 करोड़ रुपए की रियायत दी गई है। पतंजलि ने करीब 2000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। मोदी सरकार आने के बाद रामदेव और उनके सहयोगियों को कई कानूनी राहत भी मिली, जैसे कि यूपी सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन का एक केस दर्ज किया था। बीजेपी सरकार में ये केस बंद कर दिया गया। बालकृष्ण के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस 2014 में बंद कर दिया गया। CBI ने रामदेव के गुरु शंकर देव के रहस्यमय तरीके से गायब होने के मामले पर भी क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। मई 2015 में उत्तराखंड पुलिस ने रामदेव के भाई राम भरत को मारपीट के एक केस में गिरफ्तार किया और बाद में वो बेल पर बाहर आ गए। दिसंबर 2017 में नेशनल लॉ ट्रिब्यून ने इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत रुचि सोया की नीलामी का आदेश दिया था। रुचि सोया पर बैंकों का 9,345 करोड़ रुपए बकाया था।
दिसंबर 2019 में रुचि सोया को पतंजलि ने 4,350 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इसके लिए पतंजलि ने 3,200 करोड़ का कर्ज लिया था। रुचि सोया ने 2020 में कुल 13,175 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। वित्त वर्ष 2021 के शुरुआती 9 महीने में रुचि सोया का कुल रेवेन्यू 11,480 करोड़ रुपए था। रुचि सोया की 98.90% हिस्सेदारी पतंजलि ग्रुप के पास है। इसमें 48.7% सीधा पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के पास और बाकी दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट और पतंजलि की एसोसिएट कंपनियों के पास है। रुचि सोया के प्रमुख ब्रांड हैं न्यूट्रीला, महाकोश, रुचि गोल्ड, रुचि स्टार और सनरिच। दिव्य फार्मेसी पर उत्तराखंड सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण ने कंपनी के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। उत्तराखंड सरकार ने इस सभी प्रोडक्ट्स पर गलत विज्ञापन दिखाने के मामले पर बैन लगाया है। ये हैं 14 प्रोडक्ट्स जिन पर बैन लगा है: पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, श्वासारी गोल्ड, श्वासारी वटी, ब्रोनकोम, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी अवले, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट और आईग्रिट गोल्ड। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण आचार्य को अच्छे से फटकार लगाई। पतंजलि ने 67 अखबारों में माफीनामा छपवाया। पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट से कहा भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।